हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 पे आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का हिस्ट्री पार्ट 2 का वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पर जाइए और इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए दोस्तों। सीटेट का वीडियो ये बना रहे हैं दोस्तों। 2022 और 2023 का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में दोस्तों, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों 6 to 8 के लिए दोस्तों। आप लोग एग्जाम्पल 91 पर जाइए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को देखिए, और अगर नहीं लगता है दोस्तों तो स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। जितना सब्सक्राइब होगा दोस्तों उतना हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा दोस्तों, और उससे हम वीडियो बनाने में और तेजी लाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सचिन सर के नोट्स का वीडियो दोस्तों। हिस्ट्री पार्ट 2 है दोस्तों। आज कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। नए राजवंशों का उदय, द इमरजेंसी ऑफ द न्यू डायनेस्टी दोस्तों। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत, सबॉर्डिनेट या सामंत के रूप में मान्यता देते थे दोस्तों। सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे दोस्तों। कादम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष चिन्ह के रूप में दिखाया गया है, यह भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है दोस्तों। महाराजाधिराज राजाओं के राजा को कहा जाता था और त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों का स्वामी होता था दोस्तों। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है बेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था दोस्तों। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का व्याख्यान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है दोस्तों। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है दोस्तों। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को लूटा दोस्तों।
उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को उस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। चहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी जो अफगान शासक था 1911 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गए। चोल शासक राजा राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। राजा राज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। स्वराज और राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाई गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है दोस्तों। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, दोस्तों, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, संचित खेती के लिए साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। उस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया दोस्तों। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में था। दिल्ली के शासक तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 ईस्वी में दोस्तों। अनंगपाल 1130 से 1145 है दोस्तों। शासनकाल सबका है दोस्तों। चौहान का 1165 से 1192 शासनकाल था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक शासन किए थे दोस्तों। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किए दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किए दोस्तों। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किए दोस्तों। गयासुद्दीन बलवान 1266 से 1287 तक शासन किए। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किए दोस्तों। फिर जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किए। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किए दोस्तों। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किए। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी तक शासन किए। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किए दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन किए दोस्तों। सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किए। खिजर खान 1414 से 1421 तक शासन किए दोस्तों। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किए दोस्तों। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक शासन किए दोस्तों। चलिए एक बार और इसको देखते हैं दोस्तों। और डबल बार बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा शांति से दोस्तों। लास्ट बार डबल बार बोल देंगे दोस्तों, उसके बाद आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली के शासक तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 से शासन स्टार्ट हुआ दोस्तों। अनंगपाल 1130 से 1145, अनंगपाल 1130 से 1145 ईस्वी। चौहान वंश 1165 से 1192 से, चौहान वंश 1165 से 1192 ईस्वी तक शासक रहे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक शासक रहे। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक शासन रहे दोस्तों।
प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक शासन किए थे। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक शासन किए थे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए दोस्तों। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 शासन किए थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 शासन किए थे दोस्तों। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी रही। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी रही दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक शासन किए। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक शासन किए। खिलजी वंश 1290 से 1320 शासन किए थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किए थे। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किए थे दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किए थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किए थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किए थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किए थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किए थे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 शासन किए थे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 शासन किए थे दोस्तों। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 शासन किए थे। मोहम्मद तुगलक 1324 1351 शासन किए थे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 शासन किए थे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 शासन किए थे। सैयद वंश 1414 से 1451 शासन किए थे। सैयद वंश 1414 से 1451 शासन किए थे। खिज्र खान 1414 से 1421 शासन किए थे। खिज्र खान 1414 से 1421 शासन किए थे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किए थे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किए थे। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक शासन किए थे दोस्तों। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट, न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फर्रुख ए मुबदियार ने लिखा था। 13वीं सदी के इतिहासकार कौन थे दोस्तों? फक्र ए मुदबिर ने लिखा था दोस्तों। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। रजिया सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था दोस्तों। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 को के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। कश्मीर की रानी कौन था दोस्तों? दिद्दा, जो 980 से 1003 ईस्वी। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। गैरी स्नो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता है दोस्तों। गैरिसन किसे कहा जाता है दोस्तों? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता है। गैरिसन शहर एक किलेबंद बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे। गैरिसन शहर एक किलेबंद बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाकों को कहते थे जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता था। भीतरी प्रदेश दोस्तों किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाकों को कहते थे जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। खिलजी और तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था दोस्तों। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था दोस्तों। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान
विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की थी दोस्तों। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को आलोचना की थी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व लैंड रेवेन्यू को निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था दोस्तों। मवेशियों पर, घरों पर। इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीका देश के मोरक्को से भारत आया था। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुबत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित था। इतिहास में इस शहर को दिल्ली पुराना शहर कहा गया है दोस्तों। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। कैसा शहर बनाया? गैरिसन नामक शहर बनाया दोस्तों। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिकों का पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था दोस्तों। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तु की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन काल की बहुत प्रशंसा की दोस्तों। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम दोस्तों। नया गैरिसन शहर बनने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना शहर दिल्ली एक कुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई दोस्तों। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई दोस्तों। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे दोस्तों। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा दोस्तों। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था।
वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था दोस्तों। तीन श्रेणियां हैं, ईश्वरी शांति, न्यायिक और धर्म युद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग, खेती करने वाले वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थक भी प्राप्त था दोस्तों। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वरों की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया दोस्तों। मुगल साम्राज्य, चलिए हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का नोट्स है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स है। सीटेट के लिए अति आवश्यक नोट है दोस्तों। इससे बाहर एसएसटी में सीटेट में हिस्ट्री का पार्ट बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। सचिन सर का नोट्स पूरी है दोस्तों, सेम टू सेम है दोस्तों। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज से माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान और इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल राजस्व का दावा उन जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। मुगल सैन्य अभियान। मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब मुगलों की दूसरी शाखाएं उज़बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी दोस्तों। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया दोस्तों। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, बारूद की तकनीकी का विकास भारत में कब हुआ दोस्तों? 14वीं शताब्दी में। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, ढक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी से बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं दोस्तों। बाबर 1526 से 1530। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया गया दोस्तों। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 दोस्तों। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाएं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने
सफाविद शाह की मदद ली। ईरान में हुमायूं ने किससे मदद ली दोस्तों? सफाविद शाह की। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का शासन रहा दोस्तों। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना और 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफाविदों में हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया दोस्तों। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया दोस्तों। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमाओं, ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जुरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई दोस्तों। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यस्थता मतलब मध्यस्थता दोस्तों पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करते हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया है। मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन होता है जिसे अधिकारण पूर्ण कहकर या आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी है शासन किया दोस्तों। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की दोस्तों। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए दोस्तों। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए निम्न में विद्रोह किया। मेहरुनिसा ने दोस्तों 1611 में जहांगीर की विवाह किया। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। शाहजहां 1627 से 1658 दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिए गए। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया दोस्तों। औरंगजेब 1658 से 1707 में दोस्तों औरंगजेब में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया और उत्तर पश्चिम में यूसुफ जाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली दोस्तों। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और ढक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने ढक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और ढक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था।
इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सद्याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। दोस्तों, मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था था, जिसके जरिए पद, फिर दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। दोस्तों, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। जात की श्रेणियां। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 10,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। दोस्तों, जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व सुनिश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। दोस्तों, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। दोस्तों, अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। दोस्तों, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। दोस्तों, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों और पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए गए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। दोस्तों, सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। सूलह-ए-कुल। अकबर के सूलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सूलह-ए-कल के सिद्धांत का पालन किया। दोस्तों, कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। दोस्तों, अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे। इस इमारत की
पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में करवाया था दोस्तों। तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई है दोस्तों। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था दोस्तों। विश्व की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 1999 में किया गया था दोस्तों। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे दोस्तों। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य तंजावुर के राजेश्वर मंदिर दोस्तों। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का चढ़ाईदार रास्ता बनवाया ताकि चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। उसके बाद रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मंदिर के पास एक गांव को चारूपलम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा रंगराजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। कावेरी नदी तंजावुर नगर के पास बहती थी। कावेरी नदी कहाँ बहती थी दोस्तों? तंजावुर नगर के पास बहती थी। तंजावुर का निकटवर्ती नगर उरेयूर है दोस्तों। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है दोस्तों। मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एकुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था दोस्तों। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है दोस्तों। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दियों के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धर्म कीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, रत्न महल में रखी,
स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। इसमें निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामिनी, भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल में धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवनमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जहां 12वीं शताब्दी में बस गए थे, अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा दुरास के जलाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी दोस्तों, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया, जिसका निर्माण कार्य 1643 में पूरा हुआ। पीतरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं दोस्तों। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतें पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है। वे गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है दोस्तों। चर्च 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नामक से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है,
तथा उड़ते हुए पुश्ते दूर से दिखने वाले ऊंची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। कांसा ब्रॉन्ज, घंटा धातु और लुप्त मोम लॉस्ट वॉक्स तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु है दोस्तों, जो तांबे और रांगे यानी टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसे ध्वनि उत्पन्न करती है। चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी दोस्तों। व्यापारियों का संघ है दोस्तों। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परावर्तित काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियन ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसालों और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे दोस्तों। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था दोस्तों। नगरों में शिल्प, क्राफ्ट्स इन टाउन। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। सालियार और केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था दोस्तों। शिलाखंड को क्या कहता, आपस में फंसाकर गूंथा गया था। अपने शासन काल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल संतु और नहरों द्वारा बगीचा और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। 1565 में ढक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया दोस्तों। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत को क्या कहा जाता था दोस्तों? मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओबी गठन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह
पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज करती थी को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। दोस्तों, एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया और आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। दोस्तों, वाणिज्यिक केंद्र एक ऐसा संस्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था। मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मूसलीपट्टनम का किला होलैंड वासियों ने बनाया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में मूसलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एजेंट रखती थी। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। दोस्तों, जब कंपनी के व्यापारी बंबई यानी वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, जब मूसलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया। दोस्तों, नए नगर और व्यापारी 18वीं शताब्दी में बंबई और कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरों शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे, लेकिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले गए या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने
भारत पहुंचने के मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। यह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। जनजातियां ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वांशिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांशिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीपों के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां का पूरी तरह प्रभुत्व था। दोस्तों, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किले पर कब्जा किया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाके में रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गौंड लोग की बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश, नोमडेंस और भ्रमणशील समूह ट्रेवलिंग ग्रुप्स। खानाबदोश घुमंत लोग होते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। बंजारे, दोस्तों बंजारे के बारे में पढ़ते हो। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टाड़ा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टाड़ा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्वी, बीवी और बच्चों अपने साथ लेकर चलते थे। एक टाड़ा में कई परिवार होते थे। गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कलेक्टिवेशन अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे।
विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बंटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गौंड राज छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गौंड राज 7,000 गांव थे। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलवंत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम्पल 91 पर इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोग को पसंद होता है तो लाइक का बटन दबाइए दोस्तों। और इसका पार्ट आगे हम बनाएंगे दोस्तों। आज वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं दोस्तों। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। टेलीग्राम पर एकदम जाके जुड़िए दोस्तों। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में दोस्तों, जाके सर्च कीजिए टेलीग्राम में और उसमें ज्वाइन होइए दोस्तों।